गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में एटम के स्ट्रक्चर से संबंधित जानकारी को मैं बता रहा था। एक बात मैंने बताया था कि आप जानते होंगे कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल यानी गोलाकार। एटम यानी परमाणु कैसा होता है तो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। लेकिन जब आप इसी 11वीं का दूसरा चैप्टर पढ़ाई कीजिएगा तो उस दूसरे चैप्टर में आप देखिएगा कि परमाणु का जो शेप बताया जाएगा वो परमाणु का शेप स्फेरिकल ना बोल करके आपको बताया जाएगा कि परमाणु का जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल कहने का मतलब ये हुआ कि अंडा के समान होगा, नौकाकार होगा, इलिप्स जैसा होगा। ग्रह सब जो चक्कर लगाते रहते हैं वो जो होता है उसका जो अपना ऑर्बिट होता है वो इसी डिजाइन का होता है, एग्जैक्टली इस टाइप का होगा। और गोलाकार मतलब होता है कि ऐसा। तो वाकई में एटम का जो शेप होता है वो बिल्कुल इसी के जैसा होता है, एलिप्टिकल शेप, इलिप्स के जैसा शेप, ना कि स्फेरिकल होता है। लेकिन फिर भी हम लोग शुरुआत के समय में बचपना से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इसलिए हम लोग अभी स्फेरिकल को लेकर चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप एटम का शेप अगर बोला जाएगा कैसा होता है तो आप बोलेंगे एलिप्स के जैसा होता है, एलिप्टिकल शेप होता है। लेकिन अभी आप सिंपली आप बोल दें कि स्फेरिकल होता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। चलिए हम जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ पहुँच रहे हैं अपने टॉपिक पे। मैं पिछले लेक्चर में एटम का डायग्राम बना रहा था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो देखिएगा ये बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है। इस सेंटर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, जो कि बीच में सेंटर पे होता है। तो ये एटम के सेंटर पे है और इसके तरह, इसके चारों तरफ गोल गोल रिंग लगा रहता है, छल्ला बना रहता है, जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिट। और जिसमें आप बच्चा से ये समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो देखिए अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक में मैं वही सारी बातें बताऊंगा जो आप 9th या 10th में पढ़े होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं तो हर चैप्टर में हर कंसेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी बातें बताया जाएगा। तो अभी तो आप सिंपली समझिए कि मैं बेसिक बातें पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये एटम का सेंटर है, ये एटम का सेंटर है, बीच में जो गोला है, और इस सेंटर का नाम पड़ता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब आप समझ रहे होंगे ना, नाभिक ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं नाभिक। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर में रहता कौन कौन है। तो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर बोल दिया जाए न्यूक्लियस के अंदर में कौन रहता है तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस के अंदर में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा देखिए ये जो गोल गोल छल्ला है, जैसे कि मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, इस तरीके से इनफाइनाइट इसके पास छल्ला होता है एटम के पास। इस छल्ले में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो सर एटम का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात आपको पता है। और ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो गोल गोल छल्ला बना हुआ है, गोल गोल रिंग बना हुआ है, उस रिंग में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो गोल गोल छल्ला है, इस छल्ला को आप लोग बोलते होंगे कक्षा, ऑर्बिट। तो ये जो गोल गोल छल्ला है ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हैं उसी को सेल भी बोल सकते हैं कि ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, या ये चौथा सेल है। इसी ऑर्बिट को आप सेल भी बोल सकते हैं, इसी सेल को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं कि ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा एनर्जी लेवल है। और इसमें रहेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ये जो है जैसे कि चौथा ऑर्बिट, तो ये जो आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक तरफ से क्या? ऑर्बिट। ऑर्बिट या इसी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। या इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं
एनर्जी लेवल, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। और इसमें रहते कौन है? इसमें रहते हैं जो पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लाइन, ये पूरा का पूरा जो मैंने गोला बनाया है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटम, यानी परमाणु, एटम। तो एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप, गोलाकार होता है। यहां पे लिख देते हैं स्फेरिकल शेप, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं कि लिखने के लिए तो मैं लिख दिया स्फेरिकल शेप, गोलाकार, लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर एटम के बारे में बात किया जाए तो गोलाकार नहीं होता है, एग्जैक्टली अंडाकार होता है, सोलर सिस्टम की भांति। तो ये एटम के सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सेंटर के चारों तरफ जो गोल गोल रिंग होता है, उस रिंग का नाम होता है ऑर्बिट, या उसी को बोलते हैं सेल, या उसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। और उसमें चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो एटम में इस तरीके से 3 प्रकार के पार्टिकल पाए गए। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और कौन है? न्यूट्रॉन। जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर में, और ये इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिट में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वहां पे बैठा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इतना बात आपको पता होगा। अब देखिए एक लाइन, ऐसे मैं डायरेक्शन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा। अब अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए एटम के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, तो आप बोलेंगे एटम के अंदर में 3 प्रकार के पार्टिकल है, यानी ये एटम भी 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन है? तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा लाइन मैं आपसे बोलता हूं, मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, आप जरा सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक लाइन में आपसे ये बोल रहा हूं कि एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और एक लाइन में बोल रहा हूं एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। दोनों लाइन को समझिए। मैंने पहला लाइन बोला कि एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और फिर से मैंने अगला लाइन बोला एटम सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से ही बना होता है। तो पहला लाइन ये बोल रहा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटम में है, इन सबको मिला के एटम बना है। लेकिन दूसरा लाइन ये बोल रहा है, इस बात को इंश्योर कर रहा है कि एटम के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग भले ही पढ़ते हैं एटम के अंदर में 3 पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एटम के अंदर में सिर्फ यही 3 होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें अध्ययन नहीं करने होते हैं। तो एक सिंपल सी लाइन देखिए, एटम के अंदर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, पियोन, जियोन, ग्लूकॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरीके से अभी तक के जानकारी के अनुसार एटम के अंदर में 30 से 32 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक पार्टिकल होता है अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार, वो सिर्फ यही 3 लिए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन 30 से 32 प्रकार के पार्टिकल में हर पार्टिकल के बारे में साइंस के पास अभी उतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो जिस पे अभी रिसर्च ही चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल पाए जाने की संभावना बताई गई है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिले भी हैं। तो आप ये लाइन जरूर बोल सकते हैं कि एटम के अंदर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ये भूल से मत बोले कि एटम के अंदर में सिर्फ यही 3 होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जिस पे रिसर्च चल ही रहे हैं, और बहुत सारे पार्टिकल के बारे में पता लग भी गया है। तो अब हमारा मकसद यहां पे आता है कि वाकई में हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा मकसद है कि आखिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। हमारा मकसद यही है। हमें क्या क्या निकालना है? प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, और क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। देखिए, याद होगा पिछली क्लास की बातों को अगर 1 सेकंड के लिए रिवीजन किया जाए तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी सिंबल अगर आप लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन लिख दिया 714, तो आपको मैंने बताया होगा
कि ये नाइट्रोजन का सिंबल है और सिंबल के ठीक पहले नीचे और ऊपर 2 नंबर है। इस नीचे वाले नंबर को क्या बोलते थे? एटॉमिक नंबर। नीचे वाले नंबर को एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले नंबर को मास नंबर। याद आ रहा है क्या? मैंने बोला था पिछले क्लास में कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? एक्स। पिछली क्लास की बातों को ध्यान रखिएगा। पिछला क्लास हमेशा रिवीजन करके ही अगला क्लास का वीडियो पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, मैंने मान लिया था कि एलिमेंट का सिंबल होता है एक्स। अब ये जो सिंबल है एलिमेंट का, तो सिंबल के ठीक पहले नीचे और ऊपर 2 नंबर होते हैं। नीचे वाले नंबर का सिंबल था Z और ऊपर वाले नंबर का सिंबल था A। अब देखिए, ये जो A था ये बता रहा था किसको? मास नंबर को। A किसको बताता है? मास नंबर को। और ये जो आपका Z है, ये Z बताता है आपका एटॉमिक नंबर को। अब आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ठीक पहले नीचे और ऊपर 2 नंबर होते हैं, तो नीचे वाले नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले नंबर को कहते हैं मास नंबर। ऐसा मैंने बोला। अब देखिए, एक बात ये भी आप समझ चुके हैं कि एटम के अंदर में 3 प्रकार के पार्टिकल कौन कौन? P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, PN पेन। एटम के अंदर में 3 प्रकार के पार्टिकल कौन कौन? P से, पेन से मैंने लिखा है पेन, तो P से क्या? प्रोटॉन। E से क्या? इलेक्ट्रॉन। N से क्या? न्यूट्रॉन। अब देखिए, एटम के 2 पार्ट में मैंने बांटा था, एक न्यूक्लियस का हिस्सा और एक न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा। न्यूक्लियस के अलावा जो बचा हुआ एटम का हिस्सा है, तो एक जो न्यूक्लियस का हिस्सा है वो न्यूक्लियस क्या है? एटम के सेंटर में है। और उस एटम के सेंटर में कौन कौन रहते हैं? तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और वो न्यूक्लियस के बाहर जो छल्ले बनते हैं, गोल गोल रिंग बना हुआ है, जिसको आपने बोला था सेल ऑर्बिट, या उसको बोले थे एनर्जी लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। तो 3 प्रकार के पार्टिकल मैंने लिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, हमेशा याद रखना कि एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। इसको ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z। और मास नंबर का सिंबल क्या होता है? A। और ये आपका प्रोटॉन P से, इलेक्ट्रॉन E से, N से होता है न्यूट्रॉन। तो इस सिंबल को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूंगा, इसलिए इस सिंबल को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर का सिंबल लेते हैं Z, मास नंबर का सिंबल लेते हैं A, और P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। देखिएगा एक लाइन, Z जो सिंबल है वो Z सिंबल किसका होता है? एटॉमिक नंबर का। A जो सिंबल है, A सिंबल किसका होता है? मास नंबर का। अब देखिएगा, और एक बात तो आप जानते ही होंगे कि P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। ये चीज़, P से क्या होता है? प्रोटॉन, E से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और N से क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये आपको याद हो गया होगा हमें लगता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या लेते हैं? Z। मास नंबर का सिंबल क्या लेते हैं? A। और P से क्या? प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में कौन कौन था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में कौन रहता था? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर हम किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर बात करें कि आखिर उस एलिमेंट के पास कितना प्रोटॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, तो इस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूं। देखिए, किसी भी एलिमेंट के पास, समझिएगा, लाइन को गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं, यहीं से हमारे पढ़ाई स्टार्ट होने लगते हैं। किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा, सुनिएगा गौर से, किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होता जितना उसका एटॉमिक नंबर होता। फिर से सुनिए, मैंने लाइन क्या बोला? किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहेगा 50, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन होगा 50। एटॉमिक नंबर अगर 15, तो प्रोटॉन होगा 15। तो देखिए, एटॉमिक नंबर का सिंबल देते हैं Z, आप प्रोटॉन का सिंबल देते हैं P। तो मैंने बोला किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना P उतना ही Z।
किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन उतना ही होगा जितना एटॉमिक नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर का सिंबल दिया Z, प्रोटॉन का सिंबल दिया P, लेकिन ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इसका मतलब जितना Z का मान होगा उतना ही P का भी वैल्यू होगा। तो एक बात तो निकल के आ गया कि एक लाइन हमें निकल के आ गया, किसी भी एलिमेंट में अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो हम लोग प्रोटॉन फट से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो इस लाइन को पहले लिखते हैं, फिर से हम बातों को समझते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की संख्या। तो बताइए प्रोटॉन का सिंबल क्या लेते हैं? P। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। लाइन क्या बोल रहा है देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू, वो बराबर होते हैं किसके? तो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या दे दीजिएगा? Z। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब देखिए प्रोटॉन का सिंबल दिया है P और ये बराबर होंगे किसके? तो एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर का सिंबल हम लोग क्या दे देंगे? Z। यानी प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं क्या चीज? P बराबर Z। अब बात आप समझ गए होंगे। किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका मतलब P बराबर Z। यानी हम ये बोल सकते हैं कि P Z के बराबर है, इसका मतलब Z P के बराबर है। इसका मतलब P के जगह पे हम Z लिख सकते हैं, यानी Z के जगह पे P को भी हम लिख सकते हैं। ये लाइन एक निकल चुका है। एक लाइन तो आप समझ गए, किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा, किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आप प्रोटॉन बोल दीजिएगा। जैसे सिंपल सा हम बोले कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन होगा 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो प्रोटॉन होगा 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो प्रोटॉन होगा 17, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब प्रोटॉन होगा 20। तो सीधा सा मतलब किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। पहला लाइन हमारा ये निकल गया। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात हमारे पास बनते हैं कि प्रोटॉन, पहले हम न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं। जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले इसको कैसे पता लगाया जाए। तो प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी जितना एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन के बराबर होगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा मास नंबर से संबंधित आता है। मैंने कल के क्लास में यह बता दिया था कि एलिमेंट के 3 कैरेक्टर, नीचे वाले नंबर को आप बोलते थे एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले नंबर को बोलते थे मास नंबर। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे आता था कि मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, कंफ्यूजन यहां पे होते हैं। और मैंने क्लियर कट बोल दिया आपको कि ये मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ये तीनों ही अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास नंबर को देखते हैं कि आखिर ये मास नंबर क्या बोलता है। तो एक लाइन तो आप समझ चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर है, इसका मतलब P का वैल्यू Z के बराबर होगा। इसका मतलब जहां पे P है उसके बदले आप Z लिख सकते हैं और जहां पे Z है उसके बदले P लिख सकते हैं। इस लाइन को हम फिर से नोट करते हैं। P का वैल्यू Z के बराबर था, यह हमारा फॉर्मूला आ चुका था, P बराबर Z। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर। अब एक टर्म है मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर कैसे डिफाइन है? तो देखिए, किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने फिर से बोला, गौर से सुनिएगा बातों को, किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों ही संख्या का जो योग होता है,
इन दोनों का जो समेशन होता है, इन दोनों को जोड़ने से जो वैल्यू निकलता है उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। यानी मास नंबर क्या होता? तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता। यानी सीधा सीधा समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर में जो भी पार्टिकल है, तो आपके जानने के लिए तो बस यही दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी पार्टिकल है उन सारे पार्टिकल को अगर जोड़ दिया जाए तो वही आपका मास नंबर देगा। मतलब मैंने ये बोला कि सब न्यूक्लियस के अंदर में तो दो ही तरह के पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का जो समेशन होगा यही हमारा बनेगा मास नंबर। तो फिर से हम लाइन लिखते हैं, मास नंबर, मास नंबर का सिंबल आपको याद होगा, मास नंबर का सिंबल क्या लेते हैं? कैपिटल ए। तो मास नंबर इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब जोड़, यानी एडिशन की बात कर रहे हैं, सबको कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मिला रहे हैं सबको। तो मास नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, यानी इसका सिंबल क्या लिया जाएगा? पी। एंड और क्या लेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की संख्या, यानी लिया जाएगा एन। देखिए हमने बोला कि मास नंबर जो होता है वो इक्वल टू, वो बराबर होता है किसके? तो समेशन। समेशन का मतलब जोड़। समेशन किसका? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की जो भी वैल्यू है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही आपका मास नंबर देगा। इसका मतलब हम इक्वेशन बना सकते हैं कि सर मास नंबर जो है वो बराबर है किसके? तो मास नंबर का सिंबल मैंने लिया ए, और ये ए बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो बोल रहा है समेशन ऑफ, समेशन यानी उसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब यह निकला कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का जो समेशन होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वही आपका किसके बराबर होगा? तो मास नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो ए है वो किसके बराबर होगा? P प्लस एन के बराबर होगा। यानी प्रोटॉन की संख्या लिया P, न्यूट्रॉन की संख्या लिया N, और इन दोनों का जो समेशन है, इन दोनों का जो जोड़ है वही किसके बराबर है? तो मास नंबर के बराबर है। और आप जानते हैं कि मास नंबर का सिंबल क्या देते हैं? कैपिटल ए। नहीं आता है क्या? मैंने दो लाइन सिखा दिया, ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही हमारा मास नंबर देगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम ऐसे लिखते हैं, कैसे देखिएगा? अगर हम ए बताइए किसको बोल रहे हैं? जल्दी बोलिएगा। ए किसका सिंबल होता है? ए सिंबल किसका होता है? तो ए सिंबल होता है मास नंबर का। ए सिंबल किसका होता है? मास नंबर का। ए लिखा गया है, ए किसका सिंबल है? मास नंबर का। और यहां जो पी है किसका सिंबल है? प्रोटॉन की संख्या का। और यहां जो एन है वो किसका लिखा गया है? न्यूट्रॉन की संख्या का। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वहां से हमारा निकलता है कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब मास नंबर। यानी मास नंबर क्या होता? तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ होता है, इसी जोड़ को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसी एडिशन को, इसी समेशन को हम लोग कहते हैं क्या? मास नंबर। अब देख सकते हैं जब ए बराबर पी प्लस एन लिख सकते हैं, इसका मतलब ये निकला कि P प्लस एन बराबर भी हम ए लिख सकते हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हमने लिखा क्या चीज? P प्लस एन बराबर क्या लिख दिया? ए। जरा गौर से देखिएगा। अब आप ही बताइए, हम पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर, Z मतलब क्या? Z मतलब क्या होता है? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो एग्जैक्टली प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब P बराबर Z, यानी Z बराबर P, यानी P के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? यहां से Z लिख सकते हैं। P के जगह पे यहां से क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। तो देखिए हम P प्लस एन बराबर लिखा है ए, इसी इक्वेशन से लिखे, जहां पे P क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। बार बार मेरे साथ बोलोगे, P क्या होता है? जल्दी बोलो। P क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। N क्या होता है?
न्यूट्रॉन की संख्या, और एक इसका सिंबल है, देखिए एक इसका सिंबल है मास नंबर का, एक इसका सिंबल है मास नंबर का, और आपको पता है कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z होता है। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, Z के बराबर, यानी Z मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ते हैं तो किसके बराबर है, A के बराबर। A मतलब क्या, मास नंबर के बराबर है। तो P + N बराबर अगर A लिखते हैं, इसका मतलब ये निकला कि अगर हम N निकालने की कोशिश करें तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, A तो रहेगा, और बताइए ये P इधर से उधर जाएगा, तो बराबर को जैसे ही पार करेगा तो ये P क्या बन जाएगा, -P। नहीं समझे, गौर से देखिए, P + N बराबर जब हम A लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हम N निकालेंगे तो A में से P को घटाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए आइए यहां पे इससे आगे देखते हैं। तो N बराबर फिर से देखिए तो क्या लिखेंगे इसको, N बराबर हम लिख सकते हैं A - P। और आप बताइए, इससे पहले मैंने बताया था कि P बराबर Z, इसका मतलब जहां पे है P उसके बदले क्या लिख सकते हैं, Z। प्रोटॉन की संख्या तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, इसका मतलब जहां पे है P उस P के बदले क्या लिख सकते हैं, Z, यानी P बराबर Z, यानी P के जगह पे आप Z लिख सकते हैं। तो यहां पे है P, इसलिए इस P के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से आपके पास दो फार्मूला आ गया। प्रोटॉन निकालने के लिए Z के बराबर, किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन कितना होगा तो जितना Z होगा, Z मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा। किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन कितना होगा तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A में से Z को घटाना पड़ेगा। A कहने का मतलब इसका मास नंबर और Z कहने का मतलब इसका एटॉमिक नंबर। तो अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप घटा देंगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। नहीं समझे बात, क्या समझ में आ गया। चलिए देखते हैं फिर से। ये दोनों ही फार्मूला हमारे लिए बड़े कारगर हैं, एक प्रोटॉन निकालना, एक न्यूट्रॉन निकालना। हम दो चीज यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी, मैं इसको मिटा दूंगा। इसमें से दो फार्मूला हमारे काम के हैं, एक P बराबर Z और एक N बराबर A - Z। जल्दी इसको नोट कीजिए, मैं मिटा दूंगा। चलिए मिटाते हैं। बातों को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई के दौरान बिल्कुल बी सीरियस। देखिए P बराबर Z है, P बराबर Z, एक फार्मूला हमारे यहां है कि P बराबर Z, ये निकल चुका है। देखिएगा अगला फार्मूला हमारा यहां पे है कि N बराबर A - Z। तो यहां पे मैंने लिखा N बराबर A - Z, ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा गौर से, इसी दोनों फार्मूला से हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेगा। और जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन अच्छा से निकालना सीख जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना चुटकी भर की बात है। लेकिन पहले ये दोनों आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉन आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। तो देखिएगा P बराबर Z, जहां पे हर सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, हर एलिमेंट का मतलब हर जो सिंबल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। P बताइए किसको बता रहा है, प्रोटॉन को। Z किसको, भूल गए, Z किसको, Z देखिए ना किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर को। और बताइए N किसको बता रहा है, न्यूट्रॉन को। A सिंबल देखिए यहाँ पे A किसको बता रहा है, मास नंबर को। और यहाँ फिर से आ गया Z, वही Z है, यानी Z किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर को। अब कल की क्लास में मैं छोटा सा पॉइंट बना रहा हूं कि कल के क्लास में मैंने बताया था कि कोई एलिमेंट है जिस एलिमेंट का सिंबल मैंने मान लिया था X। और से सुनिएगा बातों को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना आपको आना ही चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम एंड मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो इन आयन। तो सबसे पहले मैंने माना कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या मान लिया था, X। अब उस सिंबल के ठीक पहले नीचे और ऊपर दो नंबर लिखा था, और इस नीचे वाले नंबर को बोले थे एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले नंबर को बोले थे मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है नीचे में, उस एटॉमिक नंबर का सिंबल था Z। और जो मास नंबर है, जहां एटॉमिक नंबर है, ठीक एटॉमिक नंबर के ऊपर जो नंबर है वही उसका है मास नंबर, और मास नंबर का सिंबल दिया था A। अब गौर से ये बात सोच सकते हैं कि हमें निकालना है दो चीज, हमें हालांकि निकालना है तीन चीज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से आप सीख लीजिए, इलेक्ट्रॉन तो चुटकी में हम निकाल लेंगे। बड़ा आसान होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, बशर्ते कि ये दोनों चीज आपको आने चाहिए। अब फिर से देखिएगा, तो P Z के बराबर है
यानी प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर है, इसका मतलब ये निकला प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या इस नीचे वाले नंबर के बराबर है। और सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए A में से Z को घटाना पड़ता है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A में से Z को घटाना पड़ता है, A में से Z को घटाना पड़ता है, इसका मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना पड़ता है। नहीं समझ में आया क्या? गौर से देखिए, फिर से मैंने क्या बोला, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर है, तो Z कहां होता है? नीचे में होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर Z के बराबर होता है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर यानी नीचे वाले के बराबर होता है। यानी किसी एलिमेंट का अगर सिंबल दिया जाएगा तो उसके नीचे और ऊपर 2 नंबर रहेंगे, और प्रोटॉन की संख्या अगर पूछने की बात करेगा तो प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर होता है। और सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन ले लिया 612, तो आप ये बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और इसी कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। तो आप बताइए, अगर इसमें पूछा जाए कि बताइए इस कार्बन के पास प्रोटॉन कितना है, तो सर प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, और Z कहां होता है? नीचे में होता है। तो Z कहां है? नीचे में, यानी कार्बन के पास कितना प्रोटॉन? तो नीचे वाले के बराबर, तो नीचे में तो 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो गया? 6 निकल गया। और न्यूट्रॉन निकालना है सर, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z, इसका मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकल गया। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर होगा कर दिया, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दिया, तो 6 आ गया। ये तो किस्मत अलग है कि प्रोटॉन भी 6 आ गया, न्यूट्रॉन भी 6 आ गया। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब देखिए गौर से, फिर से मैं इस एग्जाम्पल को मिटा देता हूं। अब देखिए 2 चीज पे गौर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमेशा। प्रोटॉन की संख्या हमेशा नीचे वाले के बराबर, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ऊपर वाला माइनस क्या होगा? नीचे वाला। लाइन समझ गए क्या? चलिए सबको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए आर्गन दिया 1840, एसन टीना एस्टेनम 50 119, गोल्ड 79 197, और यहां आयरन दिया 26 56, ऐसा दे दिया जब मान लीजिए। और बोला जाए कि सबके पास आपको निकालना क्या चीज़ है? 2 ही चीज़ तो आप जानते हैं अभी निकालना, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। निकाल सकते हैं क्या? मैं एक निकाल देता हूं, बाकी सब आप खुद से निकालिए। तो जैसे सर प्रोटॉन की संख्या अगर पूछेगा, बताइए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18। नीचे वाले नंबर को एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले नंबर को मास नंबर। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18, और आर्गन का मास नंबर कितना? 40। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर होगा, यानी नीचे में है 18, तो इसके पास प्रोटॉन हो जाएगा 18। हो गया। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इसका मतलब 40 माइनस 18, और आप ही देखिए 40 माइनस 18, तो देखिए 40 में से अगर 18 जाएगा तो कितना होगा? 22। अब उम्मीद है आप इन सारे को आप बना सकते हैं। प्रोटॉन निकालने के लिए नीचे वाले के बराबर, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 आ गया 22। निकल जाएगा। इस तरीके से यहां पे अगर आप प्रोटॉन निकालेंगे तो बताइए प्रोटॉन निकालने के लिए नीचे वाले के बराबर, तो नीचे में है 50, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 50। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी 119 माइनस 50 आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 69 आ जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9, और 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा। चलेगा। इस तरीके से यहां अगर आप निकालेंगे, मान लीजिए इसके लिए प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप 197 माइनस 79 नहीं बना सकते हैं क्या? सॉल्व हो जाएगा। फिर से देखिए 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया तो 8, और 18 में से 7 गया तो 11 7 18, 118 आ जाएगा। अब देखिए इसको तो आप निकाल सकते हैं। प्रोटॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26, और न्यूट्रॉन कितना होगा? 56 माइनस 26, 56 माइनस 26, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 30। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं ऐसे आसानी से। अब देखिए
ये तो है कि जो एलिमेंट आपको दे दिया गया है, एलिमेंट आपको दे दिया गया है, तब जाकर के आप आराम से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो ये आपको एटम में निकालने आ गया। एटम इस तरीके से निकालेंगे। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या करेंगे। सब बारी बारी से मैं सिखाऊंगा, सबका अपना स्टेप है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप सीखिए। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, किसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये सब मैं आपको बेहतर ढंग से पढ़ा दूंगा। तो सीधी सी बात, आपका काम है कि जितना मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से बस समझना। नोट कर लिए होंगे। चलिए आते हैं आगे। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एटम था, अकेला था, लेकिन आप मॉलिक्यूल देते हैं। मॉलिक्यूल कहने का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा एटम दिया जाए तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। सर इलेक्ट्रॉन भूल गए, भूले नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर में जो रह रहे हैं, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसी दो को निकालना मैं सिखा रहा हूं। अभी देखिएगा फिर से, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, ऑक्सैलिक एसिड नाम सुने होंगे। उसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, और इसमें आपको निकालने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, तो पहला बात आप ये पता कीजिए कि ये जो एलिमेंट है ऑक्सैलिक एसिड, हमारा जो कंपाउंड है यहां पे, ये किस किस से मिलके बना है, किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और आप ये बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, कार्बन की संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4। तो सबसे पहले किस किस से मिलके बना है, इसका सारा जानकारी आपको होना चाहिए। तो जानकारी मैं आपको दिया रहूंगा। जानकारी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्वेश्चन के पहले ही पेपर पे दे दिए जाते हैं। इसलिए आपको उस एटॉमिक नंबर, मास नंबर के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि 1 से 30 तक याद ही रहना चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूंगा कि आखिर किसका कितना होता है, जो जो जरूरी होता है उस सबको मैं लिख दूंगा। वो चीज़ आपको ध्यान ही हो जाता है। इतनी बार चूंकि ये इस्तेमाल होता है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 से 30 तक तो याद ही रहना चाहिए। उसके बाद जो बचते हैं 5-7 एलिमेंट, तो 5-7 एलिमेंट को मैं एक्स्ट्रा से लिख दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा इसमें कौन कौन है। तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कितना कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो लिख दिया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब सबका इंफॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। चलिए अब निकालते हैं प्रोटॉन। तो बताइए प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, नीचे वाले के बराबर। तो हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन, 1। नहीं समझे क्या, हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन, 1। तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है 1, लेकिन एक हाइड्रोजन के पास ना 1 होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। तो बताइए एक हाइड्रोजन को अगर 1 प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन को 1 दूनी 2 प्रोटॉन, 2 कर देंगे तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 प्रोटॉन प्लस। बताइए कार्बन के पास कितना प्रोटॉन, 6। कार्बन के पास प्रोटॉन है 6, लेकिन ऐसे ऐसे कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। तो एक कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, तो 2 कार्बन के पास होगा 6 गुना 2 प्रोटॉन, तो 6 गुना 2 यानी आ जाएगा 12 प्रोटॉन प्लस। अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए कि सर ऑक्सीजन में कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना है, 8। आप जानते हैं प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन कितना, 8, और ऐसे ऐसे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा क्या चीज, तो 1 दूनी 2 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 8 चौका 32, 32 2 34, 34 2 36, 36 10 46। तो इसके पास आ जाएगा 46। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो आप एक ही बात जानते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो बताएं न्यूट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 - 1, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 1 - 1,
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 - 1। और बताइए संख्या कितना है 2, तो 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये एक हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन निकला है, तो 2 के पास क्या होगा, इसका दुगुना होगा, प्लस कार्बन के पास न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या होगा 12 - 6, तो आ जाएगा 12 - 6। और बताइए ये एक कार्बन का कहानी है, तो कार्बन कितना है 2 है, तो एक कार्बन के पास इतना न्यूट्रॉन, तो 2 कार्बन के पास होगा इतना गुना 2, प्लस ऑक्सीजन के पास देखिए तो ऑक्सीजन के पास कितना होगा 16 - 8, तो ऑक्सीजन के पास हो जाएगा 16 - 8। और बताइए एक ऑक्सीजन के पास इतना न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन कितनी बार आया है 4 बार, तो एक के पास इतना, तो 4 के पास हो जाएगा इतना गुना 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या चीज़ 1 - 1 0, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 12 में से 6 गया तो 6, और 6 दूनी कितना होगा 12, प्लस 16 में से 8 गया तो 8, और 8 का कितना होगा 32, तो 32 2 34, 44 44 न्यूट्रॉन आ जाएगा। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ समझे होंगे। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो कुछ कुछ बातें आपको और समझ में आएगा। नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला एग्जांपल यहीं पे देते हैं। आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड में आपसे बोल रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालिए। तो देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है आपको, नहीं निकाल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का जानकारी दिया है, सल्फर का आएगा 16 32, ऑक्सीजन का 8 16 चलेगा। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको निकालना, मिटा देते हैं। चलिए देखिए गौर से समझिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जानकारी दिया है, सल्फर का जानकारी दिया है, ऑक्सीजन का भी जानकारी दे दिया है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, सल्फर की संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब कितना होगा 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा 4। हाइड्रोजन की संख्या है 2, सल्फर की संख्या है 1, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 4। तो बताइए प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन की संख्या तो नीचे वाले के बराबर, तो हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन 1, और संख्या है 2 तो दुगुना कर दो। सल्फर के पास 16 और संख्या है 1, तो बताइए 1 से गुना करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन 8 और संख्या है 4, तो 4 गुना कर दो। नहीं समझे क्या, आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 दूनी 2 प्लस 16 का 16 प्लस 8 का 32, तो आ जाएगा 32 2 34 6 40 10 50, प्रोटॉन आ जाएगा 50। चलिए इस तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन निकालने की बातें करें तो न्यूट्रॉन निकालेंगे, देखिए कैसे। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे आप चाहें तो 1 लिख भी सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब एटम की संख्या नहीं लिखा रहता है तो मिनिमम 1 एटम वहाँ रहता ही है। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितना होगा 1 - 1, तो हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 1 - 1, और संख्या कितना है 2, तो दुगुना कर दो, प्लस सल्फर के पास होगा 32 - 16, तो आ जाएगा 32 - 16, और संख्या है 1, तो 1 से गुना कर दो, प्लस ऑक्सीजन के पास होगा 16 - 8, तो आ जाएगा 16 - 8, और संख्या कितना है 4, तो 4 गुना कर दीजिए, आ जाएगा। अब देखिए फिर से 1 में से 1 गया तो 0, 0 को दुगुना करेंगे तो 0, प्लस 32 में से 16 गया तो 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, प्लस 16 में से 8 गया तो 8, 8 का कितना होगा 32, तो 32 और 16 कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन 48 आ जाएगा, प्रोटॉन 50, और यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गया 48। अब लग रहा है आप बातें कुछ समझे होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ बनाने के लिए, नेक्स्ट क्लास में आप बना के लाइएगा। मिटा दें, देखिएगा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं Mg2P2O7। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। नहीं निकाल सकते हैं क्या, उम्मीद है निकाल लेंगे। जानकारी आपको दे देता हूं, यहां पे मैग्नीशियम 12 24, फास्फोरस 15 31, ऑक्सीजन 8 16,
एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। Fe2O3, तो यहाँ पे आयरन का ले लीजिए Fe2656। एक और एग्जांपल ले लीजिए Na2S4O6, तो सल्फ़र का नहीं मिला है, तो सोडियम का ले लीजिए 1123 और सल्फ़र का ले लीजिए 1632। ये 3 आपका क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का 1224, फास्फोरस का 1531, ऑक्सीजन का आ जाएगा 816, इस तरीके से। देखिए, फास्फोरस का 1531, ऑक्सीजन का 816 आ गया, आयरन का 2656, ऑक्सीजन का 816 और फिर से सोडियम का यहाँ पे 1123 और सल्फ़र का 1632, इस तरीके से दिया गया। इन तीनों को निकाल लीजिएगा आप। अगले क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, और आज की क्लास हम बस यहीं तक रखते हैं। ये 11वीं का बेसिक अभी हम पढ़ा रहे हैं। कुछ बेसिक पढ़ाने के बाद 11वीं का चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी आपके नियर डियर होंगे उन्हें हमारा चैनल का लिंक अवश्य भेज दें 11वीं और 12वीं के लिए। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कार्ड। और पूरे वीडियो के दौरान आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डालें। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो पक्के से हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लगातार आपको ये सेवा दी जाएगी, और किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो पक्के से आप कमेंट ज़रूर करें, हमारे नंबर पे ज़रूर कॉल करें। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में।